हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। तो ये जो बुक है इट इज़ ऑल अबाउट द रिसोर्सेज जो कि आपका मेंस का जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वो वाला टॉपिक जो है आपका इस बुक से टोटली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड अगर आपको जो है जितने भी मैंने प्रीवियस चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं उसके बारे में जो है पढ़ना है, वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो उसका जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी। तो अब तक जो है मैं टोटल इसके 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 5th चैप्टर को जो है स्टार्ट किया था, जिसमें हम इंडस्ट्रीज के बारे में जो है कवर कर रहे थे। एंड इंडस्ट्रीज में जो है यहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज की जो है हमें यहाँ पे एक तरह से ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो उनके बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो इसी चैप्टर को जो है आज हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं विद दी सेम चैप्टर दैट इज अबाउट द इंडस्ट्रीज। तो अभी तक हमने यहाँ पे बात की है कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, राइट। वो डेफिनेशन देखी थी अपने पार्ट 1 में। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था कि हम इंडस्ट्रीज को जो है क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं। क्लासीफाई हम यहाँ पे कर सकते हैं एक ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट। तो कौन से बेसिस पे हम यहाँ पे इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, कि किस टाइप का ये रॉ मटेरियल है, उसी टाइप की जो है इंडस्ट्री होगी। फिर उसके बाद में जो है साइज के बेसिस पे। एंड थर्ड वन हो गया आपका ओनरशिप के बेसिस पे, राइट। तो ये तीन चीजें जो है, ये तीन फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं कि किस तरह की जो है इंडस्ट्री यहाँ पे होगी। ओनरशिप जो है वो किस तरह से हो सकती है, वो या तो फिर पब्लिक हो सकती है या फिर स्टेट की हो सकती है वो इंडस्ट्री जो है, या फिर जो है कोई सिंगल ओनर इसका हो सकता है। साइज जो है वो छोटी इंडस्ट्री हो सकती है, बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। रॉ मटेरियल किस तरह का है, कॉटन हो सकता है, आयरन ओर हो सकता है रॉ मटेरियल। तो इस तरह से उसके बेस पे यहाँ पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की इंडस्ट्री होगी। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी। आज हम यहाँ पे जो है आगे कंटिन्यू करेंगे अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, राइट। जो अफेक्ट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री की लोकेशन को, कि कौन सी लोकेशन पे हम इंडस्ट्रीज को सेट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली एक तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है। जिस जगह पे यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा उसके आसपास जो है ना वो फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप की जाती हैं। फिर दूसरा जो फैक्टर जो देखा जाता है वो है लेबर। लेबर भी तो वहां पे होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तो दूसरा फैक्टर जो होता है वो लेबर देखा जाता है। तीसरा फिर जो है यहाँ से उन्हें कैपिटल मिल जाए, पैसा जो है ना कौन से पर्सन यहाँ पे लगा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन जो है किस जगह पे यहाँ पे पैसा लगाने के लिए सोच रहा है, वो भी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। फिर मार्केट भी देखी जाती है कि जो चीजें यहाँ पे बनाई जा रही हैं क्या उसकी मार्केट जो है वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है मार्केट के आसपास ही। फिर ये भी देखा जाता है कि जिस जगह पे इंडस्ट्री को सेट किया जा रहा है क्या वहां पे पावर है, क्या वहां पे बिजली अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि बिजली के बिना तो यहाँ पे इंडस्ट्री चलेगी नहीं, फैक्ट्रीज चलेंगी नहीं। फिर लैंड जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, ये भी चीजें देखी जाती हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल को लाने के लिए, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो ये कुछ लोकेशन फैक्टर्स होते हैं फॉर द इंडस्ट्रीज जो कि आपको याद रखने हैं। यहीं से आपको जो है प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम बोल सकते हैं कि टॉपिक जो है ना वो बन सकता है इंडस्ट्रीज का, कि उसकी कौन से फैक्टर्स जो है वो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सो the factors affecting the location of industries are the availability of raw material, लैंड, वाटर भी देखा जाता है, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो ये कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज आर situated where some or all of these factors are easily available। तो वहीं पे उसी जगह पे जो है इंडस्ट्री को सेट किया जाएगा। यहाँ पे या तो सारे ये फैक्टर्स अवेलेबल हो या फिर एटलीस्ट कुछ फैक्टर्स तो वहाँ पे अवेलेबल हों। सम टाइम गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पे एक तरह से इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि सब्सिडाइज पावर जो है वो यहाँ पे देती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे देती है, या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसके लिए भी जो है इंसेंटिव्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, सो दैट द इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड
लोकेटेड इन दी बैकवर्ड एरियाज, क्योंकि कई बैकवर्ड एरियाज ऐसे होते हैं यहाँ पे जो है ना पावर भी नहीं होती, पावर कट बहुत ज्यादा लगते हैं, या फिर कई बार वहां पे लैंड भी अवेलेबल नहीं होती है, वहां पे मार्केट भी अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसी जगह पे जब वहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि ये बैकवर्ड एरिया है बट यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री सेट होनी ही चाहिए, अगर किसी जगह पे जब इंडस्ट्री सेट हो जाती है ना फिर वहां पे जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होनी उस एरिया की जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर जो है ना वो पावर के लिए भी जो है पैसा देती है, राइट, जो है सब्सिडी जो है उसके लिए देती है, फिर लैंड को खरीदने के लिए भी सब्सिडी देती है कई बार, तो फिर उसके बाद में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने के लिए भी है वो सब्सिडी देती है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है जब किसी जगह का चाहे कोई भी बैकवर्ड एरिया हो, इट ऑफन लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द सिटीज। तो उसकी वजह से जो है ना जो है टाउन्स एंड सिटीज जो है वहां पे ग्रोथ हो जाती है, डेवलपमेंट होती है। कैसे होगी, जब यहाँ पे इंडस्ट्री सेट होगी तो वहां पे लोगों को जॉब्स वगैरह भी मिलेगी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर बाकी लोग भी, जब एक इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी तो बाकी लोग भी वहां पे आके इंडस्ट्री लगाएंगे, ओके, और भी कई सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। तो बैकवर्ड एरिया जो है ना वो फिर इस तरह से यहाँ पे डेवलप होगा। इंडस्ट्रियल सिस्टम को समझ लेते हैं थोड़ा कि इंडस्ट्री में काम किस तरह से होता है। सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो है ना 3 तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। इंडस्ट्री में जो है ना कुछ चीजें होती है जिसे हम एज ए इनपुट यूज करते हैं, फिर उन इनपुट्स को हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, फिर प्रोसेसिंग के बाद में जो है हमें यहाँ पे आउटपुट मिलती है। तो 3 चीजें यहाँ पे होती हैं, एक हो गया आपका इनपुट, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे प्रोसेस, तीसरा हो गया आपका यहाँ पे आउटपुट। तो अब इनपुट्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में। तो इनपुट्स ऑब्वियसली रॉ मटेरियल जो होते हैं ना यहाँ पे वो इनपुट हो गया, जो लेबर हम यहाँ पे लगाते हैं वो भी इनपुट हो गया, एंड जो लैंड का कॉस्ट होता है वो भी इनपुट हो गया, एंड भी जो चीजें यहाँ पे जो है ना फैक्ट्री लगाने के लिए चाहिए ही चाहिए तो वो होती हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड फिर रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैक्ट्रीज तक, राइट, ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत होती है, तो ये भी आपका इनपुट हो गया। पावर भी यहाँ पे चाहिए, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं ये सारे जो है हमारे लिए क्या बनते हैं, ये इनपुट बनते हैं। सो द प्रोसेसेस, तो सेकंड पार्ट जो है हमारे लिए वो कौन सा हो गया, पहला तो आपका इनपुट था, सेकंड पार्ट जो होता है फिर इन चीजों का, इन इनपुट्स को जो है प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेसिंग में जो है ना कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को जो है फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। इसमें कई सारी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूड होती हैं। सो थर्ड वन इज द आउटपुट। तो आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट आपका जो है फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है ना वो आपका आउटपुट हो जाता है, एंड उससे जो भी इनकम आप अर्न करते हैं वो भी आउटपुट में ही आती है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इसमें जो है ना इनपुट क्या क्या जाएंगे, पहले तो रॉ मटेरियल हो गया आपका कॉटन, राइट, रॉ कॉटन वहां पे आपके इनपुट हो गया, फिर ह्यूमन लेबर वहां पे लगेगी, फिर फैक्ट्री को सेटअप करना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है ना वो भी यहाँ पे लगेगा रॉ मटेरियल को यहाँ पे फैक्ट्री तक लाने के लिए। तो ये आपके सारे क्या हो गए, ये इनपुट हो गए। फिर इन चीजों की जो है ना फिर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में जो है गिनिंग हो गया, स्पिन किया जाता है, कॉटन को वीव किया जाता है, फिर डाई किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो है क्या आता है, एक शर्ट जो आप पहनते हो, कोई टॉप जो है यहाँ पे आप पहनते हो, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका आउटपुट हो गया। तो ये होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, एक आपका इनपुट जाता है, राइट, दूसरा जो है आपका क्या हो जाता है यहाँ पे प्रोसेस, एंड तीसरा हो जाता है आपका आउटपुट। तो ये 3 चीजें जो होती है यहाँ पे सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। कौन से सिस्टम में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में। तो अब इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है लोकेटेड है वो देख लेते हैं। सो द इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन a number of industries locate close to each other। तो इंडस्ट्रियल रीजन किसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल रीजन हम जो है उस रीजन को बोलते हैं यहाँ पे एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैकवर्ड एरिया है,
वहां पे पहले जो है फैक्ट्री सेटअप की गई है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, उसे हेल्प दी है सो डेट कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाए। फिर धीरे धीरे जो है बाकी इंडस्ट्रीज भी वहां पे आ गई। तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो है 5-6 इंडस्ट्रीज जो है वो लग गई, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के पास जो है वहां पे इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होगी एंड इवन क्लोजनेस का जो बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पे शेयर करते हैं। फिर वो आई मीन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कई सारे प्रोसेसेस में। तो उन रीजन्स को हम यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री रीजन्स बोलते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो पास पास ही लोकेटेड हों। तो वर्ल्ड के जो मेजर इंडस्ट्री रीजन्स है ना वो कौन कौन से हो गए आपका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हो गया, फिर ईस्टर्न यूरोप हो गया एंड ईस्टर्न एशिया हो गया। ये वर्ल्ड के जो है ना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। एंड मोस्टली जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है ना ये कहाँ पे होते हैं, ये टेम्परेट एरियाज में होते हैं, नियर दी सी पोर्ट्स हो गया, स्पेशली यहाँ पे जो कोल फील्ड होते हैं ना उसके आसपास यहाँ पे हमें ये जो इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गया। तो इंडिया में जो है कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स अवेलेबल हैं। सो ये मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ये जो ब्लैक में जो है दे रखा है ना यहाँ पे सारा, तो और भी इसके अलावा और भी कई सारे हैं नॉर्थ अमेरिका में एंड इवन साउथ अमेरिका में भी यहाँ पे है छोटे छोटे। जो ब्लैक में यहाँ पे दे रखे हैं ना वो सारे इंडस्ट्रियल रीजन है। उसके बाद यहाँ पे ये अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया के पास, यहाँ पे घाना के पास भी है एंड ये केप टाउन के पास भी है। एंड इधर ऊपर आप यूरोप में आ जाइए, वेस्टर्न यूरोप में, राइट, यहाँ पे भी जो है पिट्सबर्ग में। एंड ये सारे जो है ना ये क्या है आपके इंडस्ट्रियल रीजन है यूरोप में। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी एशिया, तो एशिया में आप यहाँ पे इंडिया में आ जाइए, ये जो है आपका राइट यहाँ पे जो है इंडिया में आपका इंडस्ट्रियल रीजन हो गया एंड इधर भी आपका जो है सी के पास इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। एंड उसके अलावा यहाँ पे चाइना में राइट ये सारे हो गए, ये बीजिंग हो गया, बीजिंग में भी जो है आपका इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, राइट। तो ये सारे जो है आपके इंडस्ट्रियल रीजन है, ये वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन हो गए जो कि ब्लैक में यहाँ पे दे रखे हैं। दीज आर ऑल दी इंडस्ट्रियल रीजन्स। सो अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे सेटअप हो जाती हैं बट कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इंडस्ट्रीज की वजह से। तो क्या रीजन होते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजास्टर के, उसके जो है ना दो हम यहाँ पे केस स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। सो इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट एंड डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर, राइट। क्या होता है यहाँ पे टेक्निकल फेलियर की वजह से यहाँ तो कई बार डिजास्टर्स हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इंडस्ट्रीज में। और इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग होती जो यहाँ पे हजार्डस मटेरियल होते हैं ना, जैसे कि पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री होगी तो उसे जो है इन्होंने अच्छे से उसकी हैंडलिंग नहीं की है, इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है वहां पे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है ना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था ऑफ ऑल द टाइम अकर्ड इन भोपाल। भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, सुबह के 12:30 बजे का यहाँ पे टाइम था। एंड ये जो है टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसमें हाईली पॉइजनस मिथिल आइसोसाइनेट जो गैस थी ना, राइट, उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड थी एंड कुछ और रिएक्शन प्रोडक्ट्स थे ना वो लीक हो गए थे फ्रॉम द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। सो ऑफिशियल डेथ जो यहाँ पे हुई थी ना इस एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि इतनी जो है हजार्डस गैस जो है ये लीक हुई थी, तो उसकी वजह से जो है अराउंड 4000 के पास, राइट, तो वहां पे जो है डेथ हो गई थी 1989 में। एंड जो लोग यहाँ पे बच गए थे वो अभी भी जो है इस चीज को भुगत रहे हैं। तो वो जो है कई बार उन्हें ब्लाइंडनेस हो गई थी उन लोगों को, या फिर उनका जो इम्यून सिस्टम था वो इम्पेयर हो चुका था एंड उनका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर जो है उन्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। उसके जो है वो जो अभी जो है हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट होते हैं ना वो अभी भी भुगत रहे हैं जो लोग बच गए थे। इतना जो है यहाँ पे डिजास्टर हुए थे। सो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज ऑफ द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। एंड एक और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था 23 दिसंबर 2005 को। तो गैस वेल जो थी ना वो थोड़ी सी ब्लो आउट हो गई थी इन दी गाओकेनो चाइना में, जिसमें जो है अराउंड 243 लोगों की डेथ हो गई थी, 9000 जो है ना वो इंजर्ड हुए थे एंड 64,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया था, इतनी पॉपुलेशन थी वहां पे।
सो कई लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि जो है वो एक्सप्लोजन के बाद जो है सडनली भाग नहीं सकते थे, एंड जो यहाँ पे भाग गए थे जो है एस्केप हो चुके थे वो, तो बट उनकी जो आईज थी वो जल गई थी, उनकी स्किन जो है वो जल गई थी, उनके जो लंग्स हैं वो यहाँ पे खराब हो गए थे इसकी वजह से। तो अब जो है ना इस एक्सीडेंट से हम बच किस तरह से सकते हैं, तो कई सारे हमें जो है ना मेजर्स लेने होंगे। हमें पहले ही प्रिवेंशन जो है ना वो यहाँ पे सामने रखना होगा, प्रिवेंशन जो है हमें यहाँ पे करना होगा, रिस्क रिडक्शन मेजर्स जो है वो पहले ही हमें यहाँ पे लेने होंगे अगर हमें इस तरह के एक्सीडेंट्स को जो है रोकना है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो फैक्ट्रीज है ना वो खाली जगह पे जो है बनानी चाहिए, जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं ना वहां पे जो है इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, एंड जो पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्रीज के बीच में भी कई लोग यहाँ पे रहते हैं, वहां पे भी उनके क्वार्टर्स वगैरह बने होते हैं जो लोग जॉब करते हैं, तो उन्हें जो है ना पता होना चाहिए कि टॉक्सिन्स एंड जो हैजार्डस सब्सटेंसेस है ना उससे वो अवेयर होने चाहिए, किस तरह से उन्हें स्टोर करना है, एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस इफ एन एक्सीडेंट अकर्स। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम जो है किस तरह से इन्हें स्टोर करना है, प्रॉपरली स्टोर करें सो डैट की लीकेज ना हो इस तरह की गैसेस की, सो डैट कि जो है फ्यूचर में इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट जो है वो अकर ना हो। एंड फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम जो है उसे भी इम्प्रूव करना होगा। स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस की उसे जो है लिमिटेड करना चाहिए। ये क्या करती हैं फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा जो है स्टोर करना जो है वो शुरू कर देती हैं, तो फिर सडनली जो है वो गैसेस जो है वो स्टोरेज सिस्टम से लीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए भी कोई पॉलिसी यहाँ पे बननी चाहिए। सो पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। तो यहाँ पे जो पोल्यूशन क्रिएट किया जाता है इनके द्वारा इंडस्ट्रीज के द्वारा उसके ऊपर भी इम्प्रूव जो है उसे भी करना चाहिए, राइट। सो ये जो है सेकेंड पार्ट था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द थर्ड पार्ट, राइट। एंड अराउंड 4 या 5 पार्ट जो है इस चैप्टर के बनेंगे, उसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 6 चैप्टर्स है इसके, तो 5th चैप्टर हम ऑलरेडी जो है मिड वे में ही है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद में ये टोटली जो आपकी 8th क्लास की NCERT है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम चैप्टर, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।